अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नईम टेक्निकल टीवी लेवल ई की वीडियो नंबर 3 में आपको वेलकम करता हूं। तो जी वीडियो नंबर 3 का पहला लेक्चर ज़रा मुलाहिज़ा कर ले कि क्या सिंपल डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर बनाया जा सकता है कि नहीं। तो आइए इसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबरान, जैसे कि आपको आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। टॉपिक ये है, लेक्चर ये है या सवाल कह सकते हैं, ठीक है। ये है जनाब अली कि क्या सिंपल डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर बनाया जा सकता है। अगर इसी सवाल को मज़ीद दूसरे रुख से डिस्कस किया जाए तो क्या एक सादा रेफ्रिजरेटर जो कि इन्वर्टर नहीं है, हम उसमें मतलब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं कि ताकि हमारा जो सादा रेफ्रिजरेटर है जो अच्छी कंडीशन में है, तो अब हम वो फेंक तो सकते नहीं, फेंकेंगे तो मतलब खामखा का खर्चा आएगा और 60-70 हज़ार रुपये का रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर लेने जाएंगे या 80,000 का। तो क्या इसी के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि सादा रेफ्रिजरेटर को हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर लें। तो ये चीज़ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आपके भरपूर रिएक्शन की तवक्को है। तो जी प्यारे दोस्तों, अगर इन शॉर्ट आपको आंसर दूं तो जवाब है कि यस वी कैन डू इट। जी हाँ, हम बिल्कुल अपने सादा डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर को, जो कि इन्वर्टर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सादा रेफ्रिजरेटर है, बिजली का बिल ज़्यादा बनाता है, तो हम उसको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं और अपना मतलब अच्छी कंडीशन का रेफ्रिजरेटर जो है, जिसको हम ना तो फेंकने को दिल करता है ना बेचने को दिल करता है। जाहिर बात है बेचने के ऊपर हमें कुछ पैसे तो खास मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी अपने ओल्ड रेफ्रिजरेटर को जो कि इन्वर्टर नहीं है उसमें उसको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं और हम भी इन्वर्टर के मज़े ले सकते हैं और अपने बिजली भी सेव कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी खुश हो जाएं, अपनी वर्कशॉप के बाहर बड़ा सा बोर्ड लिख के लगवाएं, इलाके के लोगों को अट्रैक्टिव करें, उनको मुतासर करें कि अपने सादा रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर बनवाएं, वो भी बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर। ठीक है जी, इस तरीके से अपने बाहर जो आप बोर्ड लगा दें तो इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी लोग रब्ता करेंगे। और कोई बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं। तो जी दोस्तों, इमेजिन करें यानी कि तसव्वुर करें, अपने ख्याल करें कि जो ये कंप्रेसर निकला है रेफ्रिजरेटर में, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर आपका नॉन इन्वर्टर है, सादा रेफ्रिजरेटर है, और उसके अंदर से ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर निकला है। जाहिर बात है सादा रेफ्रिजरेटर तो सादा कंप्रेसर ही निकलेगा, यानी कि ये आम कंप्रेसर है, सादा, ठीक है। भले R600 है, भले कोई सा भी है, बात हो रही है कि ये सादा है, इन्वर्टर नहीं है। आप ये इमेजिन कर लें, तसव्वुर कर लें कि ये सादा रेफ्रिजरेटर में से सादा कंप्रेसर निकला है। अब आपने उसको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना है, तो कैसे करना है। तो जी दोस्तों, मान लें कि आपने जो कंप्रेसर निकाला है उसका साइज है जी 1.5, 1/5 का वो कंप्रेसर है, 1.5 HP का कंप्रेसर है सादा। आपने मार्केट में जाना है और ये वाला जो ऊपर भी आपको लास्ट वाली इमेज नज़र आ रही है, जिसके बाद ये मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे जाना है और सेम टू सेम 1.5 वाला इन्वर्टर कंप्रेसर लेना है। कौन सा इन्वर्टर कंप्रेसर, और आके बिस्मिल्लाह पढ़ के लगा देना है। हो गया आपका इन्वर्टर पे शिफ्ट। आपका नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर अब शिफ्ट हो चुका है इन्वर्टर के ऊपर। आपका सादा रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बन चुका है। जो आपने बाहर बोर्ड के ऊपर लिख के लगाया था कि अपना सादा रेफ्रिजरेटर हमसे इन्वर्टर बनवाएं, तो बन चुका। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये क्या ये चैप्टर क्लोज हो गया आज का लेक्चर, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इसमें एक और अब ये टर्न है, एक और मोड़ आ गया नया, ठीक है, ये ट्विस्ट हो चुका है। तो अगर आप इस लेक्चर से मुतमईन हैं, अगर आप लोगों को ये जान के खुशी हुई है, आपकी नॉलेज में एक नई बात अगर आई है, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 15 रिएक्शन दे देना अगली पोस्ट के ऊपर। तो इंशाअल्लाह अगला आने वाला लेक्चर, कल की बात नहीं कर रहा, ये परसों की, अगला आने वाला लेक्चर जब अल्लाह को मंजूर होगा, अगला आने वाला लेक्चर इसी के रिलेटेड होगा। यानी कि
मेन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों, अगर आपने गुज़िश्ता लेक्चर पूरी चाहत और कंसंट्रेशन से सुन रखे हैं और उनको अपने दिलो दिमाग में नक्श कर रखा है, तो अब अगला क्वेश्चन भी तो बनता है, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन कहलाता है इस तरह का। यानी कि जब आपको आपका सीनियर या आपका टीचर आपको कोई बात बताता है, वैसे मैं आपका सीनियर भी नहीं हूँ और टीचर भी नहीं हूँ, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं आपके साथ ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। मैं और आप मिल के सीख रहे हैं, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। कोई भी जो सीनियर और कोई भी जो आपका टीचर, जब मेरा टीचर या मेरा सीनियर जो है वो ये बात बोले कि हाँ जी, आप जो है वो अपना मतलब कंप्रेसर जो निकाला आपने उसी साइज़ का आप जो है ना इन्वर्टर कंप्रेसर आके लगा दो, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर सवाल बनता है, कम से कम मैं तो सवाल करूंगा फिर अपने सीनियर से और अपने टीचर से। सवाल ये करूंगा कि सर आपने पिछले लेक्चर में तो ये बोला था कि जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो महज यानी कि बीटीयू को फोकस रखते हुए, महज साइज को देखते हुए रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पिछले लेक्चर में तो आपने ये बात इरशाद फरमाई थी, और आज आप कह रहे हैं जी कि मतलब आप यानी कि जोन सा कंप्रेसर निकालें उसी साइज का आप इन्वर्टर कंप्रेसर लगा दें। तो मतलब आज आप सही कह रहे हैं, कल गलत कह रहे थे, या कल सही कह रहे थे और आज गलत कह रहे हैं? तो जी दोस्तों, अब इसका जवाब ये होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यही कहा था कि इन्वर्टर कंप्रेसर को महज बीटीयू को फोकस रखते हुए, महज उसके साइज को देखते हुए रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके पीसीबी बोर्ड को भी देखना पड़ेगा कि उसका पीसीबी बोर्ड जो है इनडोर का, आउटडोर का, उसका कंप्रेसर, वो सब आपस में उनकी अच्छी सलाम दुआ है, वेल कम्युनिकेशन आपस में, उनकी तमाम मैचिंग आपस में हो रही है, ठीक है। सब कुछ देखना होता है, ठीक है। तो ये बात हो रही थी कि इन्वर्टर एसी की बात हो रही थी, और पहले से ऑलरेडी लगा हुआ जो कंप्रेसर है वो भी इन्वर्टर हो तो। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो एकदम चेंज है, बात को समझिएगा। वो जो बात हुई थी कि क्या इन्वर्टर कंप्रेसर को महज बीटीयू को और महज उसके साइज को फोकस रखते हुए रिप्लेस किया जा सकता है, तो जवाब है कि नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि क्या सादे रेफ्रिजरेटर के अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर इंस्टॉल किया जा सकता है? क्या नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर पे शिफ्ट किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, 100% हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पीसीबी बोर्ड नहीं है, एक आम नॉर्मल फ्रिज है, डायरेक्ट कूल सादा नॉन इन्वर्टर एक रेफ्रिजरेटर है, जिसके अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल सादा है, ठीक है। अब उसके अंदर हम एक इन्वर्टर कंप्रेसर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि किसी पीसीबी बोर्ड का मोहताज नहीं है। बात को समझ लें, यहाँ पे कोई मैचिंग वैचिंग वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद मुख्तार कंप्रेसर होगा, होगा इन्वर्टर ही, लेकिन टोटली खुद मुख्तार होगा। इसका किसी अलग से जो रेफ्रिजरेटर के अंदर पहले से नस्ब शुदा इंस्टॉल शुदा पीसीबी बोर्ड की कोई यानी कि सलाम दुआ उसके साथ ज़रूरी नहीं है। अच्छी सलाम दुआ के चक्कर में इसने नहीं पड़ना, इसका अपना एक अलग ही है सिस्टम। ये अपना मतलब खुद मुख्तार होगा। कैसे होगा ज़रा समझ लें। क्योंकि दोस्तों, ये जो कंप्रेसर होगा जो आप मार्केट से ख़रीद के लाएंगे इन्वर्टर कंप्रेसर,
मान लें कि आपका पुराने वाले रेफ्रिजरेटर जो डायरेक्ट कूल है और सादा रेफ्रिजरेटर है, इन्वर्टर नहीं है, उसमें से 1.5 का साइज निकला। आप मार्केट में जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे एक 1.5 का इन्वर्टर कंप्रेसर दे दें, मैंने डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में लगाना है, उसके अंदर पहले से कोई पीसीबी बोर्ड मौजूद नहीं है, तो आपको ये वाला कंप्रेसर देगा जो इस वक्त आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, जिसके साइड के ऊपर एक पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर मैंने रेड कलर का दायरा लगाया हुआ है, यानी सर्कल आपको हाईलाइट करने के लिए शो किया है। आपको इस तरह का कंप्रेसर मिलेगा। अब ये कंप्रेसर खुद मुख्तार है, ठीक है। खुद मुख्तार से मुराद ये है कि ये किसी का मोहताज नहीं है, इसका पीसीबी बोर्ड इसके साथ अटैच है। इसको डायरेक्ट आपने 220 वोल्टेज देने हैं, मेन लाइन देनी है, बस न्यूट्रल और लाइन देनी है, और ये इसका इन्वर्टर सिस्टम चालू है। कंप्रेसर भी चलेगा और अपने इन्वर्टर सिस्टम के साथ चलेगा। इसके अलग से कोई ऊपर पीसीबी बोर्ड नहीं होगा, ठीक है। ये सारा कुछ इसका अपना ही जहान है, अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो महज बीटीयू को देखते हुए, महज साइज को देखते हुए यानी कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता। क्यों? उसको और भी जगहों पे मतलब मुंह देना है, और भी जगह पे जवाबदेह होना है, इंडोर के पीसीबी बोर्ड के आगे भी और आउटडोर के पीसीबी बोर्ड के आगे भी। लेकिन ये हजरत जो है ये मुख्तार, खुद मुख्तार है ये, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने किसी के आगे कोई जवाब नहीं देना, ये अपनी जगह पे खुद ही मतलब बादशाह हैं। इनका अपना पीसीबी बोर्ड है और ये खुद ही यानी कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से लैस शुदा है। लिहाजा ये कहते हैं हमें सिर्फ 220 वोल्टेज दो और हम खुद ही अपना इन्वर्टर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। मुख्तसरन ये जी कि आपका एक नॉन इन्वर्टर, एक सादा डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर जिसको आप डीफ्रॉस्ट भी कहते हैं, अगर उसका कंप्रेसर जल जाए, जो कि जाहिर बात है सादा ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। जैसे कि आपका ये पेल हो गया, ओरिएंट हो गया, वेव्स हो गया, डोलेंस हो गया, जो आपके मतलब नॉन इन्वर्टर सादा वाली की बात हो रही है, उसका कंप्रेसर जल जाए तो आप अपने कस्टमर से ये पूछ सकते हैं कि भाईजान अगर आप चाहो तो मैं आपके इस सादा रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर पर मुंतकिल करके दे सकता हूँ, इन्वर्टर बना सकता हूँ। पहले तो वो चौंक जाएगा कि भाई मतलब ये भाई तो काफ़ी बड़े इंजीनियर हैं। तो इसमें कोई इंजीनियरिंग लंबी चौड़ी नहीं है, आपने जाना है जनाब वाली इससे डील कर लेनी है, अपने पैसे वैसे तय कर लेने, इसके बाद मार्केट में जाना है और वहाँ पे कहना है कि भाई मुझे मतलब पीसीबी बोर्ड के साथ अटैच हुआ हुआ कंप्रेसर जो खुद से ही पूरा इन्वर्टर सिस्टम रखता हो, अलग से किसी पीसीबी बोर्ड के साथ मैचिंग वैचिंग नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ 220 वोल्टेज दूं और वो प्रॉपर तौर पे इन्वर्टर पीसीबी बोर्ड के थ्रू चलना स्टार्ट हो जाए, मुझे वो वाला कंप्रेसर दे दो जो आपको चाहिए, चाहे वो 1.5 चाहिए, 1.4 चाहिए, 1.6 चाहिए, कोई भी चाहिए। तो आप वो आके पूरा वही स्टेप फॉलो करते हुए यानी फ्लैशिंग करते हुए जैसे आप करते हो सब कुछ वही करना है, बस ये कंप्रेसर इंस्टॉल कर देना है और जिस गैस से रिलेटेड हो, R600 का हो, R134 का हो, जोन सा भी हो, उसी हिसाब से आप इसमें गैस चार्ज कर दें। तो आपका जो एक नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है अब वो आपका इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में शिफ्ट हो गया, मुंतकिल हो गया। अब वो सादा नहीं रहा बल्कि इन्वर्टर बन चुका। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा, मुझे तो बड़ा पसंद आया। अपना रिएक्शन अगली पोस्ट के ऊपर लाजमी दे दीजिएगा ताकि मुझे भी खुशी हो, मेरा भी खून बढ़े। कल की रिएक्शन वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, माशाल्लाह काफ़ी रिएक्शन थे, तो इतने ही रिएक्शन जो है वो अभी भी आपसे एक्सपेक्ट करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के लेक्चर में हम आपके साथ पर्जिंग का तरीका जो है वो प्रैक्टिकल शेयर करने जा रहे हैं। आज के शॉर्ट से लेक्चर में हम आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ये बता देंगे कि अगर आपके पास वैक्यूम पंप अवेलेबल ना हो या अगर हम किसी मतलब होम सर्विस पे जा रहे हों और हम वहाँ पे वैक्यूम पंप ना लेकर जाना चाह रहे हों, तो मतलब उसको किस तरीके से हम बिना वैक्यूम किए गैस जो है वो मतलब सक्सेसफुल तरीके से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं आपको दोबारा वजाहत कर दूं कि ये वाली जो ट्रिक है पर्जिंग वाली, ये आपने R600 के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। और R600 को छोड़ें, इसके अलावा भी कोई भी ऐसी रेफ्रिजरेंट, कोई भी ऐसी गैस जो आग पकड़ने वाली हो उसके ऊपर ये नहीं अप्लाई करनी। मुख्तसरन अगर बात की जाए, अगर R134 की तो उसके लिए बेहतरीन है, अगर R12 की बात की जाए तो उसके लिए बेहतरीन है। यानी कि हर वो वाली गैस जो आग नहीं पकड़ती उसके लिए ये वाली ट्रिक आपने सिर्फ यूज़ करनी है। और जो गैस आग पकड़ने वाली है, फ्लेमेबल है, जिसके ऊपर आग का शोला होता है, उसके ऊपर ये वाली अप्लाई नहीं करनी है। आपको बहुत वजाहत के साथ बता दिया। ठीक है जी, तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो जी दोस्तों, अगर आपके पास वैक्यूम पंप ना हो तो आप बिना वैक्यूम किए किस तरीके से आप गैस चार्ज कर सकते हैं, आज के हम शॉर्ट से लेक्चर में ये चीज़ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन फ्लेमेबल गैसेस के लिए इस्तेमाल करना है। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लें। R600 के ऊपर ये अप्लाई नहीं करना, ठीक है। जो भी गैस आपकी आग पकड़ती है उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। तो अब कंडीशन ये है कि मैंने इसकी ब्रेदिंग तमाम कर ली है। जहाँ जहाँ से लीकेज वाला एरिया था, जो जो इसके मतलब जॉइंट्स लीक थे, मुरम्मत कर ली हैं, यानी कि रिपेयर्ड कर ली हैं, ठीक है जी। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये ड्रायर के भी दो जॉइंट्स लीक थे, ये मैंने कर लिए। यानी कि मुख्तसरन अगर बात की जाए तो तमाम ब्रेजिंग, तमाम रिपेयरिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है जी कि वैक्यूम पंप की। वैक्यूम पंप हमारे पास है नहीं है, गैस है ये R134 की। तो यहाँ पे हमने ट्यूब कटर वाले एरिए से इसका ये ट्यूब का मुंह आगे से खोल लेना है, ठीक है। दूसरे सिरे पे हमने अपनी लाइन गेज अटैच कर लेनी है, गैस का सिलेंडर भी साथ अटैच कर लेना मैनीफोल्ड गेज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अपने वायर कटर का इस्तेमाल करते हुए इसको इस तरीके से हल्का सा मतलब पंच करना है। मुकम्मल पंच नहीं करना, एयर की जगह छोड़नी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम दौराने मतलब पर्जिंग, ट्रिक का नाम पर्जिंग है। पर्जिंग के दौरान ही हम यहाँ पे ब्रेदिंग कर देंगे। कैसे, आइए देख। तो जी दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद है कि आप पिछला जो मतलब क्लिप था वो सब आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है कि गैस का प्रेशर खोलना है, ठीक है। मखसूस प्रेशर दो दो 3 PSI का काफ़ी है। मैं वैसे जानबूझ के आपको ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में यानी कि इसका फ्लेम तो नज़र आए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर शोला भड़क रहा है, ये मतलब वहाँ से गैस का जो प्रेशर आ रहा है ये वो है, ठीक है। यानी अच्छी खासी कि मैंने गैस इसमें से पर्जिंग कर रहा हूँ, गैस का प्रेशर निकाल रहा हूँ। याद रहे कि मतलब ये R134 रेफ्रिजरेंट है, R600 के साथ ये हमाकत मत करना, ठीक है। तो बहरहाल जी, अब जब एयर का प्रेशर ओ गैस का प्रेशर जो है ना रिलीज़ होना ख़त्म हो जाए, लाइट सा रह जाए, तो आपने छट से इसके ऊपर ब्रीदिंग करते हुए इस होल को बंद कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है वो बिना वैक्यूम पंप पे इसके अंदर से यानी कि एयर निकाल सकते हैं। पर्जिंग इस तरीके को कहते हैं। अगर आपके पास वैक्यूम पंप अवेलेबल ना हो तो आप ये वाली ट्रिक बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इंशाल्लाह, कोई ऐसी शिकायत वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से यहाँ से ये इसका मुंह बंद हो चुका, यानी कि ब्रेदिंग करके हमने इसको पैक कर दिया। अब आप क्या करें कि वैक्यूम की अब इसमें ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें अपना वही पहले स्टैंडिंग प्रेशर छोड़ें और 2 मिनट के बाद इसको ऑन करके बकाया गैस पूरी कर दें। तो जी दोस्तों, ये था हमारा आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर जिसमें हमने आपको पर्जिंग का तरीक़ाकार प्रैक्टिकल करके दिखाया। पर्जिंग से मुराद, अगर आपके पास वैक्यूम पंप ना हो तो आप बिना वैक्यूम पंप का यूज़ किए हुए किस तरीके से अपने रेफ्रिजरेटर में मतलब बेहतरीन तरीके से गैस चार्ज कर सकते हैं और उससे बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की तरगीब नहीं दे रहा कि आप जो है वैक्यूम पंप इस्तेमाल ना करें, बल्कि ये एक ट्रिक है, ठीक है, जो समझ लें कि वक्त के साथ साथ आपको मतलब पता चल जाती हैं, ठीक है। तो आपके साथ एक शेयर की है अंदर की बात। मैं आपको बिल्कुल भी ये तरगीब नहीं दे रहा कि आप वैक्यूम पंप को छोड़ दें और ये वाली फॉलो करें। अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है, अगर आपका वैक्यूम पंप ख़राब हो गया है, तो आप ऐसा नहीं है कि कोई काम ना पकड़ें या कंप्लेन ना पकड़ें,
पकड़े कि भाई मेरा तो वैक्यूम पंप खराब है। ये अगर आपका वैक्यूम पंप ऑलरेडी किसी और साइड पे आपने भेजा हुआ है, अब दूसरी साइड से कंप्लेन आ जाती है, तो आप इस वजह से उसको मत मना करें कि वैक्यूम पंप अवेलेबल नहीं है जी तो मैं अभी नहीं जा सकता, बल्कि आप अपना बोरी बिस्तर उठा के ले जाएं वहाँ पे, और जनाब अली ये वाली ट्रिक फॉलो करते हुए आप अपना बेहतरीन तरीके से अल्लाह के हुक्म से गैस चार्ज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक अरसे से यूज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शिकायत नहीं है, तभी आपके साथ शेयर किया है। बस अल्लाह के लिए बस ये चीज़ का ख्याल करना, R600 के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। मैंने इसीलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी यही बात बोली और लेक्चर के एंड पे भी यही बोल रहा हूँ, R600 के अलावा भी जो भी गैस आगे भी आने वाले मुस्तकबिल में भी अगर कोई कंपनियां ऐसी बेवकूफ़ियां करती हैं कि फ्लेमेबल गैसें मुतारफ़ करवाती हैं, जैसे ऑलरेडी करवा चुकी हैं, ठीक है, तो इस तरीके की किसी गैस के ऊपर इसको अप्लाई नहीं करना है। जो गैस आग नहीं पकड़ती है उसके ऊपर बेफिक्र होकर बिला झिझक अप्लाई करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगली पोस्ट के ऊपर अपने रिएक्शन ज़रूर छोड़िएगा कि आज की ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।